नमस्कार दोस्तों, हम मुग़ल कालीन साहित्य पढ़ रहे हैं और आज साहित्य की आखिरी क्लास है और कल हम मुग़ल कालीन कला पे आ जाएंगे। तो साहित्य में हम आज के हमारे क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं अनुवाद और अन्य कुछ बची खुची बुक्स जो अभी तक हमने देखी नहीं। ठीक है, तो अनुवाद विभाग पर बात करेंगे आज। मुग़ल काल में एक अनुवाद विभाग भी बना था जो आपके एक प्रकार से जितनी भी संस्कृत लिटरेचर की बुक्स थी, चाहे अथर्ववेद हो, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, इन सभी का ट्रांसलेशन करने का काम करती थी। तो अनुवाद विभाग ने भारतीय साहित्य का फारसी में अनुवाद किया था, उस पर हम बात करेंगे। तो अनुवाद विभाग का गठन किसने किया था? तो अनुवाद विभाग बनाया अकबर ने। फैज़ी उसके अध्यक्ष बने और अब्दुल रहीम खान खाना को उसका सहायक बनाया गया। आप उसको उपाध्यक्ष कह सकते हो, ठीक है। और फैज़ी के निर्देशन में अकबर के काल में कई सारी पुस्तकों का अनुवाद किया गया संस्कृत से फारसी में, और शाहजहां के काल में भी कुछ पुस्तकों का अनुवाद किया गया। ऐसे करके करीबन 20 किताबों का अनुवाद है वो इस काल में हुआ था, ठीक है। और ये सारी पुस्तकें, लगभग सारी पुस्तकें संस्कृत साहित्य की थी, भारतीय इतिहास की मुख्य मुख्य पुस्तकें थी, इनका अनुवाद किया गया। तो पहला इसका प्रश्न यहाँ से बनता है कि मुग़ल काल में अनुवाद विभाग का गठन कब नहीं, किसने और किसकी अध्यक्षता में किया था? तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि मुग़ल काल में अकबर द्वारा पहली बार अनुवाद विभाग गठित किया गया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इस विभाग के अध्यक्ष फैज़ी, ये अबुल फजल के भाई थे फैज़ी, तथा सहायक अध्यक्ष, सहायक कह सकते हो इसको, उपाध्यक्ष कह सकते हो, उपाध्यक्ष अब्दुल रहीम खान खाना को बनाया गया। अब्दुल रहीम खान खाना को बनाया गया। ठीक है, ये इसके उपाध्यक्ष बनाए गए। और इस विभाग के अधीन कई सारी संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। जिनमें से प्रमुख निम्न है। अब देखिए, प्रमुख का क्या क्राइटेरिया? प्रमुख में हम उन पुस्तकों को लेते हैं जो सामान्यतः आज तक की जितने भी पेपर्स हुए हैं उनमें पूछी गई है, एक तो ये। दूसरा, हम लेते हैं सामान्यतः उन पुस्तकों को जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे रामायण है, महाभारत है, ठीक है, योग वशिष्ठ है, भगवत पुराण है ना, अथर्ववेद है, पंचतंत्र, हितोपदेश, भारतीय साहित्य के प्रमुख ग्रंथ जो थे उन ग्रंथों को हम लेते, छोटी छोटी किताबों को नहीं लेते। ठीक है, तो इस कारण भारतीय साहित्य में इन ग्रंथों का अहम स्थान होने के कारण इनको विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया और पूछा जाता रहा और पूछा जाता रहेगा।
तो सारे पढ़ने की बजाय वो कुछ चुनिंदा पुस्तकें पढ़ी जाती है जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारी जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उन पुस्तकों के बारे में देखेंगे जिनका अनुवाद विभाग के अंदर अनुवाद हुआ था। ठीक है, अब देखिए लिस्ट है हमारे पास सिंहासन बत्तीसी, कालिय दमन, रामायण, अथर्ववेद, हितोपदेश, भगवत पुराण, राजतरंगिणी, हरिवंश, लीलावती, नल दमयंती, योग वशिष्ठ, पंचतंत्र, महाभारत, सिर्र अकबरी, भगवत गीता, ये सारी सारी पुस्तकें, रामायण का दोबारा ट्रांसलेशन हुआ है। तो ये इन किताबों को आपको याद रखना है। ये हमारे पास में 10 और 10 लगभग 20 के आसपास किताबें हैं। इन 20 किताबों का अनुवाद है। इनमें से भी आपको स्पेशली और कौन कौन सा मैं बता दूं, स्पेशली कौन सा ध्यान रखना है, ये कलिय दमन, रामायण, अथर्ववेद, हितोपदेश और लीलावती। ठीक है, इसके अलावा पंचतंत्र, महाभारत और एक ये। ठीक है, ये 3 और 5, 8, ये 7, 8 तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं वही बता रहा हूँ जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो सारे हम पढ़ भी कभी पाएंगे नहीं, लेकिन हमें वही पढ़ना है जो हमारे पॉइंट ऑफ परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब देखिए सबसे पहले किताब आती सिंहासन बत्तीसी। नामा ए खिराद अफजा नाम से इसका ट्रांसलेशन हुआ। नामा ए खिराद अफजा, अफजा नाम से अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका ट्रांसलेशन किया। बदायूनी ने अनुवाद किया। ठीक है, तो इसका याद रख लेना, थोड़ा सा देख लेना, बदायूनी। ठीक है, तो इसमें इतना ज़्यादा डेप्थ में पहुँचते तो नहीं है, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो नामा एक खिराद अफजा नाम से बदायूनी ने इसका अनुवाद किया था। अब हम बात करते हैं कालिय दमन की। इसको अयार ए दानिश नाम से अबुल फजल ने इसका ट्रांसलेशन किया था। अयार ए दानिश नाम से अबुल फजल ने इसका ट्रांसलेशन किया, फजल द्वारा अनुदित। ठीक है, तो ये किताब हो गई। उसके बाद हम देखते हैं रामायण के बारे में। ठीक है, रामायण का ट्रांसलेशन बदायूनी ने किया था, साथ में नकीब खान भी थे, साथ में हाजी सुल्तान भी था। इसके साथ साथ यहाँ पे आपके फैजी का निर्देशन, तो सभी में फैजी का ही रहेगा। ठीक है, तो बदायूनी, नकीब खान, हाजी सुल्तान द्वारा फैजी के निर्देशन में, फैजी के निर्देशन में। ठीक है, ये इसका हो गया रामायण का। तो पूछते हैं कई बार कि रामायण का अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ, तो फैजी का निर्देशन था और बदायूनी मुख्य था इसमें, और बाकी सारे भी एक प्रकार से कमज़ोर कोई भी नहीं था, सारे मुख्य ही थे। फिर भी अगर ऐसे एक आधा नाम आता है, कई बार तीनों आते हैं तो फिर सभी हो जाएंगे, और एक आधा पूछते हैं तो आपके बदायूनी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसका। अब आगे देखिए, अथर्ववेद का आरंभ जो है, आरंभ बदायूनी के द्वारा किया गया और पूर्ण इब्राहिम सरहिंदी द्वारा किया गया। मार्गदर्शन, निर्देशन सारा सारा फैजी का रहेगा, कोई भी किताब का पूछे वाली। ठीक है, नारायण पंडित का हितोपदेश, हितोपदेश को लिखा ताज उल माली द्वारा मुफरी उल कुलूब नाम से, मुफरी उल
कुलुब नाम से ताज उल माली द्वारा अनुवाद किया गया। ठीक है। उसके बाद में तीसरी हत है भगवत पुराण। ये टोडरमल ने इसका अनुवाद किया था और भगवत पुराण का राजा टोडरमल लिख सकते हो आप ऐसे, राजा टोडरमल द्वारा। ठीक है। उसके बाद में आता है राजतरंगिणी, कश्मीर के इतिहास को बताती है। कल्हण ने इसको लिखा था और इसका अनुवाद जो है ये शाह मोहम्मद शाहबादी ने किया था बहर उल उस्माद नाम से। ठीक है। बहर उल उस्माद नाम से शाह मोहम्मद द्वारा अनुवाद किया गया। ठीक है। और हरिवंश का जो ट्रांसलेशन था यह मुल्ला शेरी ने किया। मुल्ला शेरी को हम आगे महाभारत के अंदर भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। मुल्ला शेरी द्वारा अनुवाद। लीलावती गणित का ग्रंथ था, फैजी खुद ने इसका अनुवाद किया था। गणित का लीलावती की इनकी कहानी में आपको, खैर आपके इसमें तो नहीं, गुप्त काल में आती कहानी, गुप्त काल के बाद। लीलावती बेसिकली भास्कराचार्य की बेटी थी और भास्कराचार्य की बेटी लीलावती बचपन में ही यहाँ बाल विवाह हुआ था उसका और उसके बाद उसके पति की डेथ हो गई। जब पति की डेथ हो गई तो उसके विरह में वो पागल रहती थी, हमेशा रोती रहती थी। तो भास्कराचार्य से ये देखा नहीं जाता था और वो एक दिन लीलावती के पास में गए और लीलावती को कहा कि बेटा ऐसा है कि रोने धोने से, इतना परेशान होने से, अपने आप को सजा देने से पति वापस नहीं आएगा। तो लीलावती ने कहा कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। तो भास्कराचार्य कहते हैं कि ऐसी स्थिति में निकलने के लिए हमेशा गणित की पहेलियाँ और गणित के प्रश्न अगर करोगे तो थोड़ा ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। उसके बाद लीलावती ने गणित के ऊपर काम करना शुरू किया, बीज गणित के ऊपर स्पेशली, और धीरे धीरे लीलावती जो है वो आपके गणित पर काम करना शुरू करती है। कुछ महीनों सालों बाद में लीलावती बहुत अच्छे, एक प्रकार से गणित की बहुत अच्छी जानकारी रखने लगी और जब भास्कराचार्य ने अपना ग्रंथ लिखा बीज गणित के ऊपर तो उसका नाम उन्होंने लीलावती दिया था। तो लीलावती भास्कराचार्य जो गणितज्ञ थे उनकी बेटी थी। ठीक है। इसका अनुवाद फैजी ने किया। फैजी ने इसके साथ साथ में 3 किताबों का और भी अनुवाद किया था। लीलावती का किया, नल दमयंती का किया था और योग वशिष्ठ का किया था। इन तीनों का अनुवाद जो है वो फैजी ने किया था, फैजी द्वारा। ठीक है। ये लीलावती गणित का पुस्तक था। बदायूनी का एक स्टेटमेंट मुझे यहाँ पे ठीक याद आ गया। बदायूनी ने जब रामायण और महाभारत का अनुवाद किया तब उसने कहा था कि हिंदू देवताओं के, काफिर देवताओं के नाम लिखते हुए मेरी कलम जो है वो आपके बिल्कुल आंसू बहा रही है, क्योंकि उसको ये ठीक नहीं लग रहा था हिंदू देवताओं का नाम लिखना। मैंने आपको बदायूनी के बारे में बताया, बड़ा कट्टर लेखक था और अकबर की आलोचना सिर्फ इसी कारण करता था कि अकबर हिंदुओं के प्रति सुलह की नीति अपनाता था, उदारवादी नीति अपनाता था। ठीक है। तो मैं बहुत हिंट में लिख रहा हूँ कि हिंदू देवताओं के नाम लिखते हुए मेरी कलम रो रही है। ये कथन बदायूनी का है, ध्यान रखना। ठीक है। बदायूनी का, इसको आप लिख लो सारे को। मैं अगली स्लाइड पे आता हूँ। अब देखिए, नल दमयंती और योग वशिष्ठ, इन दोनों की रचना भी किसने की थी? इन दोनों की रचना भी आपके फैजी ने की थी। ठीक है, फैजी ने। पंचतंत्र और महाभारत ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो पंचतंत्र को मैं थोड़ा सा
डिटेल में ले जा रहा हूँ और इसमें दो बातें हमें स्पेशली ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात, पंचतंत्र का अरबी में भी अनुवाद हुआ है, ठीक है। किसमें? अरबी भाषा में भी पंचतंत्र का अनुवाद किया गया है। फारसी में पंचतंत्र के 2 अनुवाद हुए हैं, ठीक है। एक अनुवाद विभाग के द्वारा किया गया था, एक स्वतंत्र रूप से किया गया था। अगर पंचतंत्र के हम अरबी में बात करें तो कलीला व दमना व नाम से अरबी में अनुवाद, ठीक है। और फारसी में भी 2 अनुवाद हुए हैं। एक अनुवाद विभाग के द्वारा अनुवाद किया गया। अनुवाद विभाग ने जो अनुवाद किया वो आपके एक तो अबुल फजल ने किया था इसका अनुवाद, एक फजल के अलावा भी इसका अनुवाद हुआ था, जिसे नौसिरवा कहा गया, ठीक है। नौसिरवा नाम से फारसी में अनुवाद, फारसी में अनुवाद। और तीसरा जो इसका अनुवाद हुआ वो अनुवाद विभाग ने किया। अनुवाद विभाग द्वारा अनुवाद विभाग में यह काम किया अबुल फजल ने। अनवार ए सुहेल सुहेल नाम से, ठीक है। ये पंचतंत्र के 3 एक प्रकार से अनुवाद है और इन तीनों का आप याद रखना। कई बार पूछते हैं कि अबुल फजल ने किस नाम से पंचतंत्र का अनुवाद किया, नौसिरवा का पूछते हैं, और कलीला व दमना किस ग्रंथ का अरबी अनुवाद है। देखो ये तीनों बातें महत्वपूर्ण है, इसमें एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो हम छोड़ सकें, ठीक है। महाभारत में भी कई सारी बातें आएगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि महाभारत को भी हमें वो थोड़ा लिख लें। देखिए महाभारत उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ये पंचतंत्र महत्वपूर्ण था, ठीक है। पंचतंत्र की तरह महाभारत भी महत्वपूर्ण है। अब महाभारत में क्या क्या याद रखना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट, अब अगर अपन पहले पॉइंट पे आए महाभारत के, तो एक पूरी टीम गठित की गई थी जिसमें अब्दुल कादिर बदायूनी था, मुल्ला सैरी था, नकीब खान था, हाजी सुल्तान था, अब ये टीम थी और निर्देशन जो है वो फैजी का रहेगा, ठीक है। देखो फैजी अनुवाद विभाग के अध्यक्ष थे और हर कार्य जितने भी हुए थे ये सारे के सारे फैजी की, यूं कहिए कि निर्देशन में हुए थे। तो इस बात का स्पेशली आप ध्यान रखना, हाजी सुल्तान द्वारा फैजी के निर्देशन में पहली बात। दूसरी बात, इसे रमजनामा भी कहा जाता है, मतलब युद्ध का इतिहास। रमजनामा इतिहास नाम दिया, ठीक है। हालांकि इसकी प्रस्तावना अबुल फजल ने लिखी थी, प्रस्तावना अबुल फजल ने लिखी और
इसके ऊपर चित्र दशावन ने बनाए थे, ठीक है। और चित्र किसने बनाए? दशावन ने बनाए। तो देखिए ये महाभारत थोड़ी महत्वपूर्ण इसलिए हम लिख रहे हैं इनको ज़्यादा तरीके से। दशावन द्वारा इस पर चित्रकारी की गई और अबू समद आगे एक आएंगे। और अबू समद जब दशावन ने चित्रकारी की तो चित्रकारी करने के कारण भी यूँ कहिए कि इसका चित्रकारी का भी निर्देशन किया गया था। और चित्रकारी का जो निर्देशन हुआ वो मोहम्मद शरीफ के द्वारा किया गया, जो कि मोहम्मद शरीफ के निर्देशन में हुई। शरीफ के निर्देशन में, ठीक है। तो पंचतंत्र और महाभारत ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए सिर्र अकबरी क्या है। यह दारा सिक्को हुए थे आगे, और दारा सिक्को द्वारा 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद, 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? सिर्र अकबरी। ये जो दो ग्रंथ है भगवद गीता और योग वशिष्ठ, इन दोनों का भी दारा ने है वो अनुवाद किया था, दारा सिक्को द्वारा अनुवाद, ठीक है। दारा सिक्को औरंगजेब का बड़ा भाई था, और हम जब उत्तराधिकारी युद्ध पढ़ते हैं मुगल काल के अंदर तो उसका नाम विशेष अर्थों में लिया जाता है, ठीक है। अब ये जो तीनों आप नाम पढ़ रहे हो, ये तीनों नाम और आपके शाहजहां के काल के, ठीक है। प्रबोध चंद्रोदय, ये पुस्तक शाहजहां के काल में ट्रांसलेटेड की गई थी गुलजार ए हाल नाम से, और मुंशी बनवाली दास के द्वारा की गई थी, ठीक है। गुलजार ए हाल नाम से मुंशी बनवाली दास द्वारा की गई थी, ठीक है। तो प्रबोध चंद्रोदय को गुलजार ए हाल नाम से मुंशी बनवाली दास द्वारा इसका क्या किया गया था? फारसी में अनुवाद किया गया था, ठीक है। रामायण का इब्न हरण के द्वारा किया गया, इब्न हरण द्वारा। और बीज गणित जो थी, ये इसका जो ट्रांसलेशन हुआ ये अब्दुल रशीद के द्वारा किया गया था, अब्दुल रशीद के द्वारा किया गया। ये तीनों पुस्तकें शाहजहां के काल की है, ठीक है। इसको अपन अलग से एक ऐसे करते हैं, एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए इसमें मैं नोट करके डाल रहा हूं, शाहजहां के काल में, ठीक है। ये तीनों पुस्तकें शाहजहां के काल में ट्रांसलेटेड हुई थी, और ये आपके औरंगजेब के काल में ट्रांसलेटेड की दारा सिक्को ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से की थी, ठीक है। महाभारत का याद रखना स्पेशली, और पंचतंत्र का याद रखना, ये किताबें हैं जो ट्रांसलेटेड हुई। अब देखो ये लिस्ट कंप्लीट लिस्ट नहीं है, क्यों? इस समय करीबन कहते हैं कि 200 के आसपास किताबों का ट्रांसलेशन हुआ था, जिसमें से 20 किताबें अहम ग्रंथ हुए थे, उन्हीं 20 का मैंने आपको बता दिया। इससे ज़्यादा वैसे भी आपसे याद होगी ना, कोई इतिहास का विद्यार्थी याद करता है। तो ये अनुवाद विभाग का कार्य था, और बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही संक्षिप्त तरीके से मैंने इसको पूरा करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो अनुवाद विभाग में ये किताबें, और मैंने आपको बता दिया है कि इनमें से भी स्पेशली कौन सी ध्यान रखनी है। एक तो ये ध्यान रखनी है, ठीक है,
एक आपको रामायण का ध्यान रखना है, ठीक है, और ये दोनों भी ध्यान रख लेना, लीलावती का स्पेशली ध्यान रखना, ठीक है। इसके साथ साथ आपके ये दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो इतना मुझे ठीक लग रहा है, तो आप इतना याद कर लेना, और मुझे 100% मैं श्योर हूँ कि अगर अनुवाद का कोई प्रश्न आया ना तो इससे बाहर नहीं जाता। फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम तक, कॉलेज लेक्चर के एग्ज़ाम तक इससे बाहर सवाल आज तक मैंने देखा नहीं। और बाकी तो क्या है ना कि सीमाएं तो इतिहास की कुछ है भी नहीं, तो इतना आप देख लेना, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अनुवाद विभाग के बाद में थोड़ा देख लेते हैं कुछ अन्य साहित्य के ऊपर। मैं लिस्ट बना के लेके आया हूँ। 3 लेखकों के नाम छूट गए थे कल के क्लास में, तो हम तीनों लेखकों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, तो हाँ, देखिए तुलसीदास, वैसे तो क्या है ना कि आईन अकबरी ये कहता है कि आईन अकबरी के अनुसार ये अकबर के दरबार में नहीं थे। आईन अकबरी के अनुसार ये अकबर के दरबार में नहीं थे। हालांकि आईन अकबरी में ऐसा लिखा नहीं है कि दरबार में नहीं थे, लेकिन आईन अकबरी में उनका नाम नहीं है, तो इस हिसाब से ऐसा लगता है कि आईन अकबरी में अगर अकबर के दरबार में होते तो उनका नाम ज़रूर होता। लेकिन उन्होंने स्वतंत्र रूप से जो किताबें लिखी, यह अवधि में लिखी गई है, और अवधि, ब्रज भाषा वगैरह, वो आप साहित्य वाले देख लेना। तो इन किताबों का लेखन किया था इन्होंने। इनमें से भी स्पेशली रामचरितमानस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और बाकी की किताबें भी अच्छी हैं, लेकिन ये जितनी भी अवली और पत्रिकाएं हैं ये सारी याद कर लेना। पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास का नहीं है। फिर आपके उसमें से सवाल ऐसे आता है कि हाँ, सीधा सवाल बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास का है या नहीं है। तब आपको उसका उत्तर देना पड़ता है कि तुलसीदास का ग्रंथ जो है आपके ये नहीं है, ठीक है। तो तुलसीदास के ग्रंथों में विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली और गीतावली, इन चारों का जनरली मैंने परीक्षाओं में ऑप्शन देखे हैं इनके, तो इनको थोड़ा देख लेना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। जो हमारे रामायण आती थी ना, एक सीरियल आता था, वो सीरियल इसी रामचरितमानस के आधार पे होता था, उसमें कुछ पुट बाहर से लिए जाते थे, ठीक है। ये मलिक मोहम्मद जायसी, इनका काल रहा है 1540 का, ठीक है। ये भी किसी स्पेशली दरबार से संबंधित नहीं थे, वैसे भी इस समय शेरशाह सूरी का शासन था, तो इनका मुगल काल से सीधा कोई संबंध नहीं है। फिर भी हम लिख लेते हैं, क्या पता कोई प्रश्न आ जाए। पद्मावत ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, इन्होंने भी अवधि में लिखा है, और अवधि हिंदी की उपबोली मानी जाती है, हिंदी की उपबोली। और आपको अच्छे से पता होगा कि पद्मावती की कहानी जो आती, पद्मिनी की कहानी और अलाउद्दीन की कहानी जो हम पढ़ते हैं, उसका श्योर से पद्मावत ग्रंथ ही है, ठीक है। जिसमें किस तरह से चित्तौड़ का घेरा डाला जाता है, किस तरह से पद्मिनी जोहर करती है, गोरा बादल वगैरह, वो सारी कहानियाँ जो है वो इस पद्मावत के अंदर ही आती है। और इसके साथ साथ अखरावत, मृगावत, कहरनामा, आखिरी कलम, ये किताबें भी मलिक मोहम्मद जायसी की है, ठीक है। तो वैसे तो ये मुगल काल से सीधे तौर पे संबंधित नहीं है, फिर भी कई बार इसका सवाल ऐसे सामान्य रूप से बन जाता है। तो स्पेशली आप, बाकी तो याद हो ना हो, ये 3 याद कर लेना, ठीक है। अब है सूरदास, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सूरदास में सूरसागर, सुरलहरी और साहित्य लहरी, ठीक है। सूरदास का काल जो रहा, जहांगीर के काल में ज़्यादा रहे हैं, अकबर के काल में भी थे। और सुरसागर, सुरसावली, इनका सीधा सवाल यही आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सूरदास का है या नहीं है, ठीक है। वैसे ये हमने शायद उसमें भक्ति आंदोलन में भी देखे हैं, नहीं देखे हैं तो आप यहाँ देख लेना। एक रसखान की प्रेम वाटिका आती है शाहजहाँ के काल की, तो ये भी देख लेना आप, ठीक है, प्रेम वाटिका। तो मुझे इतना ही ठीक लगा मुगल कालीन साहित्य, और अब इतना ही याद करना, ज़्यादा आप फंसना मत किताबों में, मैं आपको घर के हिसाब से सलाह दे देता हूँ। अगर आपको नेट तक की परीक्षा पास करनी है तो ये पर्याप्त है, ठीक है। आप ये मत सोचना, देखो इतिहास के स्तर के साथ मेरे से छेड़छाड़ नहीं होती,
मतलब कई बार बच्चे कहते हैं सर आपने फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जो पढ़ाया है उसका लेवल और लेवल, देखो लेवल क्या चीज़ होती है। जब एक टीचर पढ़ाता है ना तो वो अपने लेवल का बेस्ट पढ़ाता है, वो फिर ये भूल जाता है कि मैं किस क्लास को पढ़ा रहा हूँ, फिर वो सारी बातें बताता है। ऐसे दबाना हमें आता नहीं है, हम ये नहीं कर सकते कि ये बता दूँ ये छोड़ दूँ, ये फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है तो उसमें ज़्यादा हार्ड नहीं आता तो ये 4 कथन छोड़ देता हूँ, ये 2 कारण छोड़ देता हूँ, ये 3 किताबें छोड़ देता हूँ, ये सेकंड पेपर है तो उसमें 4 किताबें एक्स्ट्रा डलवा देता हूँ। ऐसे नहीं होता। जब पढ़ाता है ना एक शिक्षक, तो शिक्षक जब पढ़ाता है तो वो अपना पूर्ण तन्मयता के साथ सारी बातें देता है, क्योंकि हम ऐसे छुपा नहीं सकते अंदर की ये क्यों बताऊँ मैं ये फर्स्ट, ऐसा हमारे से होता नहीं है। हम जितना भी हमारा ज्ञान होता है ना उसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन करके 4 चीज़ें एक्स्ट्रा ही हम बताते हैं। ऐसी कैसी भावना परीक्षक की होती है। जब वो पेपर सेटर बैठते हैं तो वो ये जब प्रश्न बनाते हैं ना तो वो ये नहीं देखते कि मुझे सीनियर सेकेंडरी लेवल का बनाना है। जब बनाने बैठता है ना तो वो अपने ज्ञान के अनुरूप बनाता है, वो ऐसे नहीं देखते कि किस लेवल का क्या बना रहा हूँ। तब कई बार आपने देखे होंगे कि सवाल बहुत टफ आते हैं। पिछली बार आप फर्स्ट पेपर देखना, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की हिस्ट्री देखना, कई बहुत एक्सट्रीम टफ आई थी। औरंगजेब के समय की किताबों के लेखक पूछ लिए, हिस्ट्री वालों से भी नहीं हुए थे। मौर्यकालीन कला का भी एक ऐसा सवाल पूछ लिया था जो सामान्यतः लोगों से नहीं हुआ था। इतिहास वाले भी 10 से ज़्यादा सवाल नहीं करके आए, कर नहीं पाए थे। तो ऐसी स्थिति में हम लेवल के साथ छेड़छाड़ करके सब्जेक्ट का कचरा नहीं कर सकते। इसलिए जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा लेवल सेम रहता है। इसलिए मैं छोटे बैच भी नहीं लेता, रीट के 3rd ग्रेड उसके बस मजबूरी से पढ़ाना पड़ता है। लेकिन जब भी बैच लेता हूँ तो मैं स्पष्ट कहता हूँ मैं डीप पढ़ाऊँगा, अगर आपसे सहन हो तो ही आप बैच लेना, अदरवाइज़ मत लेना। इसलिए मैं हमेशा 2nd ग्रेड या उससे अपर ही बैच लेता हूँ ताकि इन सभी का लेवल सेम रहता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा एक बात और, अगर लेवल हार्ड भी आ जाता है तो निश्चित रूप से आप जो है वो प्रश्न ज़्यादा सही करके आओगे राजस्थान भर के स्टूडेंट से। लेवल कमज़ोर भी आ गया तो भी आप ज़्यादा करके आओगे, क्योंकि मैंने लेवल का पूरा ख्याल रखा है यहाँ पे। बस भेदता नहीं होती, सब जगह मैं समान चलता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा मुगल कालीन साहित्य जो था छोटा सा पार्ट था, तो मैंने कहा कल के लिए रखूँ, इससे अच्छा आज ही पूरा करवा दूँ। ठीक है, अब कल की जो हमारी क्लास होगी, आज छोटी क्लास है वैसे, और कल की शायद हिस्ट्री पूरे सिलेबस में सबसे छोटी क्लास यही है। कल की क्लास होगी वो कला की क्लास होगी, चित्रकला और स्थापत्य कला पे हम बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।